तर राष्ट्रवादीच्या कार्यालयामध्ये सुप्रिया सुळे उपस्थित आहेत। आज आर पाटील यांची जयंती आहे। त्यांच्या प्रतिमेसमोर उभं राहूनच त्या पत्रकारांशी संवाद साधतात। ताई, आज आरआरबांची त्या निमित्ताने आज आपण अभिवादन केलेलं आहे। काय आपली प्रतिक्रिया आहे? खरं तर आर पाटील हे माझे ज्येष्ठ बंधू या नात्याने आज आपण सगळेच खरं तर एकही दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असा जात नाही तिचे आबांची आठवण येत नाही। त्यांनी महाराष्ट्रासाठी, पक्षासाठी आणि आमचे ज्येष्ठ बंधू म्हणून एक कुटुंबाची जबाबदारी म्हणून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र एक कुटुंब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये एक ज्येष्ठ नेते, एक भाऊ म्हणून जे योगदान केलं आहे हे आम्ही आयुष्यभर कोणीच कधीच विसरणार नाही। हे राजकारणाच्या पुढचं एक महाराष्ट्राशी अनेक दशकांचं असलेले हे ऋणानुबंध हे महाराष्ट्राची जनता ही कधीच विसरणार नाही। आणि आज मला आबा गेल्यानंतर ज्या पद्धतीने वहिनींनी जबाबदारी घेतली आणि त्यानंतर आज रोहित एक नवीन नेतृत्व म्हणून रोहितकडे आम्ही सगळे पाहतो आणि खूप मेहनती मुलगा आहे। अनेक वेळा तो जेव्हा भाषण करतो तेव्हा डोळे बंद केले की असं वाटतं आबाच बोलत आहेत। त्याच्यामुळे अतिशय एक सुसंस्कृत कुटुंब आणि महाराष्ट्रामध्ये जर नवीन पिढीला राजकारणात यायचं असेल तर कुठल्याही नेत्याचा अभ्यास करून पुढे कर्तृत्व दाखवायचं असेल तर आर पाटलांकडे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श नेता, एक आदर्श बाहू, आदर्श पती म्हणून त्यांची आठवण महाराष्ट्र अनेक वर्ष पुढे लक्षात ठेवेल आणि एक आदर्श म्हणून मीही त्यांच्याकडे पाहते। ताई, राजकारणात सध्या आपण पाहतो की अजितदादांच्या मुख्यमंत्रीपदाची जोरदार चर्चा आहे। मात्र दादांच्या मुख्यमंत्री पदासाठी पवार हे प्रश्न करत आहेत। जर पवारसाहेब इथे आले तरच दादा मुख्यमंत्री बनतील असं वडेट्टीवार म्हणतात। ठीक आहे, ही आमच्यासाठी तरी अजूनही लोकशाही आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याला त्याला जे वाटतं ते बोलायचा अधिकार आहे। एक तर मी त्या मीटिंगमध्ये नव्हते, त्याच्यामुळे त्या मीटिंगमध्ये काय झालं हे मला माहिती नाही। पण एक गोष्ट मी तुम्हालाही सांगू इच्छिते की माझ्या आणि दादाच्या जन्माच्या आधीपासून, म्हणजे माझ्या एकटीच्याच नाही, दादाच्या पण जन्माच्या आधीपासून खरं तर चोरडिया आणि पवार कुटुंबांचे ऋणानुबंध आहेत। आदरणीय पवारसाहेब आणि अतुल चोरडियांचे वडील हे एकत्र कॉलेजमध्ये होते। त्याच्यामुळे आमच्या चोरडिया कुटुंब आणि पवार फॅमिली भेटणं ह्याच्यात काही नवीन नाही, वावगं नाही किंवा आश्चर्यजनकच नाही। कारण का आमचे अनेक वर्षाचे अतिशय प्रेमाचे संबंध आहेत, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। एक त्याच्यामुळे चोरडिया कुटुंबाकडे जाणं, भेटणं, एकामेकाच्या सुखदुःखात असणं, हे आम्ही चोरडिया आणि पवार कुटुंब एकच आहोत। हे 6 दशकाहून जास्त सगळ्यांनाच महाराष्ट्रातल्या त्या पिढीतल्या लोकांना माहिती आहे। पहिला मुद्दा। दुसरा मुद्दा की अनेक वेळा राजकीय मतभेद असतात आणि ते असलेच पाहिजेत एका लोकशाहीमध्ये। लोक विसरतात की ND पाटलांच्या ज्या मिसेस आहेत सरोज पाटील ह्या शरद पवारांच्या सख्या बहिणी। अनेक धोरणांमध्ये शरद पवार आणि ND पाटील हे एकामेकाच्या विरोधात उभे राहिले। म्हणून काय आत्याचं आमच्यावरचं प्रेम किंवा आमचं आमच्या आत्यावरचं प्रेम हे कधीच कमी झालं नाही। आम्ही आमचे राजकीय विचार आणि कौटुंबिक नात्यातला ओलावा याच्यात कधीही अनेक वर्षात कधी अंतर पडू दिलेलं नाही आणि आणणारही नाही। आमच्या कुटुंबाची जी नाती आहेत ती वेगळी आहेत आणि आमची राजकीय मतं ही वेगळी आहेत। आणि त्याच्यामुळे ND पाटलांचं आणि शरद पवारांचं उदाहरण उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। ती प्रगल्भता महाराष्ट्राच्या जनतेनेही दाखवली की ते असं कधीच म्हणले नाही की शरद पवारांचं आणि ND पाटलांचं नातं कसं काय मग जर एवढे टोकाचे मतभेद असतील। पण ते महाराष्ट्राने स्वीकार केलं आणि दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्राने प्रचंड प्रेम दिलं, हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। तशीच परिस्थिती आज महाराष्ट्रात झालेली आहे। त्याच्यामुळे दादा एका वैचारिक बैठकीत दादाला ते योग्य वाटत असेल तर एका लोकशाहीमध्ये मला असं वाटतं आपण सगळ्यांनीच ते मान्य केलं पाहिजे। आणि आम्ही ज्या
विचाराच्या बैठकीत बसतो ती कदाचित काही मुद्द्यांपुरतं दादापेक्षा वेगळी असू शकते. त्याच्यात काही गैर मला वाटत नाही का लोकशाहीमध्ये. ताई, पण एकूणच दादा आणि पवारसाहेबांचा जो नात्यातला ओलावा आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीतल्या नात्यातल्या ओलाव्यामध्ये कुठेतरी कमीपणा येतोय असं दिसतंय, संभ्रम निर्माण होतोय. अजिबात नाही. मला असं वाटतं आपण माननीय संजय राऊतजींचं आजचं स्टेटमेंट जर पाहिलं असेल सकाळचं तर तुम्ही हा प्रश्न मला विचारला नसता. दुसरं ताई, नवाब मलिक हे नुकतेच बाहेर आलेले आहेत. आपण देखील भेटून आलेला आहात. तर दुसरीकडे तटकरे साहेब हे देखील भेटून आलेले आहेत. मात्र आता नेमकी भूमिका कुणाकडे असं सांगितलं जात आहे की अजितदादांकडे त्यांचं जाण्याचा सूत्र आहे. मला याचं काही माहिती नाही, कारण का मी नवाबभाई आणि त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय याच्या विरोधात ज्या पद्धतीने लढलेलं बघितलंय. ज्या नवाबभाईंना अडचणीत कोणी आणलं, नवाबभाईंवर हा अन्याय कोणी केला, नवाबभाईंवर खोट्या केसेस कोणी केल्या, या उभ्या महाराष्ट्राने आणि देशाने पाहिलेल्या आहेत. नवाबभाईंना कुठल्या काळात त्यांच्यावर केस केली, कोणी केली, हे तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याच्यावर वेगळं मला काय बोलायची गरज नाही. आणि मी नेहमी सत्याच्याच बाजूनी असते आणि कोणी कुठला राजकीय निर्णय काय घ्यायचा हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. नवाबभाई माझ्यासाठी एक नेहमी सत्याच्या बाजूनी राहिलेला एक द्रष्टा नेता राहिलेला आहे. माझ्यासाठी ते मोठे भाऊ आहेत. आणि ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर केंद्र सरकारने जो अन्याय केलेला आहे तो अतिशय म्हणजे ज्या पद्धतीने म्हणजे राजकीय सुडाचं राजकारणाचं एक अतिशय वाईट आणि दुर्दैवी उदाहरण आहे. पण मला असं वाटतं ते काय आत्ता बोलायची ही वेळ नाही. आत्ता त्यांच्या कुटुंबाला ते घरी आलेत याचा आनंद आहे, आम्हालाही आनंद आहे, कारण का माझे ते ज्येष्ठ बंधू आहेत एक. आणि दुसरं, ज्या दुःखातून जे काही त्या कुटुंबांनी सहन केलं आहे ते खरंच म्हणजे हॅट्स ऑफ टू देम. ज्या पद्धतीने अनिल देशमुखांच्या पोरी लढल्या, नवाबभाईंच्या पोरी लढल्या. मी नवाबभाईंना आणि अनिल देशमुख साहेबांना नेहमी सांगते की ज्या पद्धतीने तुमच्या लेखी लढलेल्या आहेत याचा सार्थ अभिमान मला आहे. पवारसाहेबांनी मलिकांची बोलणं झाले का, विचारपूस केली? मला नाही माहिती. मला पवारसाहेब रोज काय करतात त्याच्यावर मी काय ट्रॅक ठेवत नाही. ताई, दुसरीकडे एक चर्चा अशी आहे, मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केलेलं आहे की अनेक वर्षांपासून मला चेकमेट करण्याचा प्रयत्न हा विरोधकांचा सुरू होता, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. मला कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये घेतले मला नाही माहिती बाबा. मी एक ऐकलेलं नाही स्टेटमेंट, त्याच्यामुळे कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये माननीय मुख्यमंत्री म्हणले हे मला माहिती नाही. मैम, हिंदी में बोल दीजिए. आज आर पाटिल इस कार्यक्रम में आप आई. कार्यक्रम नहीं है. पुण्यतिथि. आर पाटिल जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं. आर पाटिल जी सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता नहीं थे, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे. और आज भी मेरे लिए उनके मन में प्यार, मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक सत्य के साथ रहने वाला, लड़ने वाला महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता. आज भी किसी को राजनीति में आना हो, एक आदर्श नेता, अगर किसी को उनका पूरा होमवर्क करके आगे नेता बनना हो तो एक आदर्श नेता की तरफ आर पाटिल की तरफ आज भी महाराष्ट्र की जनता देखती है. सिर्फ बहुत नेता है वो आके चले जाते, लेकिन एक नेता ऐसा होता है जो हमेशा दिल में रहता है. वो दिल में आज भी धड़कने वाला नेता कौन है तो वो आर पाटिल जी है. हम सब उनको बहुत मिस करते हैं. ऊपर से दूसरी बात है, उनके जाने के बाद हमारी भाभी जो कभी भी पहले बाहर पॉलिटिक्स में नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी. सुमन भाभी ने बहुत अच्छा काम किया. और आज आप देखेंगे कि जिस तरह से रोहित, उनका बेटा, जिस तरह से लड़ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है. रोहित पवार और रोहित पाटिल आज दोनों भिड़ गए हैं और ये नई युवा पीढ़ी महाराष्ट्र की सेवा में लगी हुई है. और उसमें रोहित पाटिल आज उनके फादर के जो सपने महाराष्ट्र के लिए थे वो लेके आगे जा रहे. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मैम, आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कुछ लोगों ने एक कपल को की बहुत जमकर पिटाई की बैंड्रा टर्मिनस पे. उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है. उस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिसने उन लोगों की पिटाई की. पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था, लेकिन ये लोग पकड़कर पुलिस के पास देना, तो पुलिस मैकेनिज्म क्या कर रही है, तमाम सवाल उठे. नहीं, होम मिनिस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड दिस स्टेट. मैंने पहली बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि होम मिनिस्ट्री जवाब दे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आप नासिक देखिए, आप पूना देखिए, कहाँ कहाँ क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है. और मैं देश में भी, मैंने अमित शाह जी को बहुत बार
मैंने ट्वीट भी किया है कि अमित शाह जी, मणिपुर में जैसे प्रॉब्लम्स है, हरियाणा में जैसे प्रॉब्लम्स है, वैसे महाराष्ट्र में भी होम मिनिस्ट्री की नज़रिए ने उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आज देख रहे हैं आप, वो बहुत असुरक्षित ऐसा माहौल है। और मुझे अमित शाह जी से विनती है कि उन्होंने महाराष्ट्र का भी मणिपुर और हरियाणा के साथ रिव्यू लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे मामले सामने हैं जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए स्टेटस डाला या ये ऐसी बातें आई। मुंबई के कुलाबा में भी एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 19 साल के लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस ने खैर कार्रवाई की है, लेकिन ये तमाम इंसिडेंट्स को आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे पता भी नहीं, मैं आपसे ही सुन रही हूँ, पता नहीं ऐसे चीज़ें आपको मालूम कैसे होती हो, क्योंकि मैंने आज जो पेपर पढ़ा उसमें तो मैंने पेपर ना टीवी पे देखा है, तो आई कांट टॉक अबाउट समथिंग अनलेस आई फैक्चुअल। अगर आप मुझे वो दिखा दे तो मैं ज़रूर उस पर टिप्पणी करूँगी। ताई, एक सवाल आपसे ये है, बीते दिनों सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही है, पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है। सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ, उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको कोच करने की तथा पवार साहब को कोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफ़र नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, सो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफ़र मुझे पता है, बाकी कोई ऑफ़र मुझे पता कांग्रेस नहीं। पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, खुश नहीं हैं लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। ताई, विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजीत पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनने महाविकास की आघाड़ी होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफ़र दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग विच इज़ हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नो। Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress Party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together. We sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them, nor have they reached out to me. ताई, जिस तरह से कंफ्यूजन को फोन किया था, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो मुझे पता नहीं, वो औरंगाबाद में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आपने कहा कि किस तरह से अन्याय हुआ नवाब मलिक की फैमिली को। वेल, नवाब भाई, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, और कितने आपको मैं ऐसे पॉलिटिकल केसेस बताऊँ। आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि एक RTI का रिपोर्ट आया था कि 95% पीपल हु हैव ED एंड CBI ऑन देम आर फ्रॉम द ऑपोजिशन। ये आप ही का डेटा दिखा रहा है जो पेपर में और TV पे आया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी और नवाब भाई,
मैंने बहुत पास से उनकी फैमिलियों को भी देखा है, उनके बच्चे, उनके नाती, जिस तरह से उन्होंने ये दुख झेला है, जो अन्याय उन पे हुआ है, और करने वाला कौन है ये दुनिया जानती है। तो जिस तरह पॉलिटिकल केसेस इन फैमिलीज़ पे की है, ये बहुत दुख की घटना है। और मैं तो हमेशा सत्य के साथ ही रहूँगी और सत्य के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए लड़ती रहूँगी। और जिस तरह से उनको, उनके फैमिली को, जब नवाब भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस तरह से उनको केंद्र सरकार की एजेंसीज ने ट्रीट किया है, ये बहुत दुख की बात हमारे सबके लिए है। ताकि जिस तरह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या आप और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी कुछ बैठक करके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाए, ऐसी चीज़ें पेडल ना किया जाए, इस तरह की कुछ बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है? नहीं, फॉर मी इट्स अ डेमोक्रेसी। हाँ। तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, और बाकी के स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी। और मैंने जैसे आपको कहा, कांग्रेस के बारे में मैं जब दिल्ली में रहती हूँ तो माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, गौरव गोगोई जी, उनकी सारी दिल्ली की जो लीडरशिप है, उनसे रोज़ बात, एक दो दिन बात हमारी होती ही रहती है। वी आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद देयर दिल्ली लीडर्स। एक जो महत्वपूर्ण सवाल लगातार और मैं एमपी हूँ, तो मेरा संबंध वैसे दिल्ली के लीडरशिप से आता है ज़्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसके बाद महाविकास आघाड़ी की बाकी पार्टियां जो हैं, और खासकर जो राज्य स्तर के जो नेता हैं, उनमें लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर किसी की तरफ से इस तरह के बयान अगर सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे साफ करना चाहिए, यहाँ भी मुलाकात होनी चाहिए? अगर हमारे मन में कुछ खोटी नहीं है तो सफाई किस बात की दे। कि आने वाले दिनों में 31 तारीख को जो है इंडिया यूनाइटेड अपोजिशन की जो है वो बैठक है, मुंबई में बैठक होगी। एजेंडे क्या होंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर फेस को लेकर के कोई चर्चा होगी? मेरे ख्याल से इंडिया का फेस इंडिया है। या आपको याद होगा, यही सवाल हमको 2004 में पूछा था, और देश के 10 साल मनमोहन सिंह जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। तो मेरे ख्याल से फेस कौन है, इससे ज़्यादा इस देश की सेवा सत्य के साथ कौन करेगा, और सचमुच जो करप्शन हो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा, और जो सच्चाई और देश का विकास है। आपने सीएजी रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, 2-4 दिन से बहुत सारे सीएजी रिपोर्ट्स आ रहे। रेलवे के खिलाफ एक सीएजी रिपोर्ट आया है, बहुत सारे डिमांड आज डिपार्टमेंट्स के सीएजी रिपोर्ट्स आ रहे। तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। और इकोनॉमी के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। आपको पता है देश का डेट कितना है? 1.56 लाख करोड़ इस देश का डेट है। कोई इस पे कुछ बोले? महंगाई पे कोई बोले? बेरोजगारी पे कोई बोले? वो छोड़ के सब चर्चाएं हो रही है। तो इंडिया की जो मीटिंग होगी, इसमें जो इस देश का ईमानदार आदमी है उसके लिए एक अच्छा प्रशासन की बात होगी। उसके बाद अच्छे जो धोरण होंगे, गुड, देयर विल बी गुड लीडरशिप विद गुड सॉल्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑन दिस स्टेट। गवर्नेंस के बारे में इंडिया में ज़्यादा बात होगी। थैंक यू सो मच। तर अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात झालेल्या भेटीसंदर्भात सुप्रिया सुळेंनी भाष्य केलंय. राजकीय मतभेद नक्कीच आहेत, पण कौटुंबिक ओलावा आहे आणि चोरडिया कुटुंबाशी सुद्धा गेल्या अनेक दशकांपासूनचे आमचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. त्यामुळे या भेटीचे राजकीय अर्थ नकोत, असं सुतोवाच सुप्रिया सुळेंनी सुद्धा केलेला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.